नमस्कार दर्शक मित्रों। आज एक ऐसा विषय लेकर हम आए हैं जो किसी भी इंसान की जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ अंग हमारे शरीर के ऐसे हैं जिन्हें वाइटल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। हृदय है, फेफड़े हैं, लीवर है, किडनी है। उसमें से एक आज चर्चा में होगा। इनको वाइटल ऑर्गन्स इसलिए बोलते हैं कि इनकी जो फंक्शनल है, जो फंक्शंस है वो हमारी बॉडी के ठीक से काम करने में बहुत जरूरी है। और एक और भी खासियत है कि अगर एक में कोई खराबी पैदा हुई तो बारी बारी से वो दूसरों को भी खराब करते चलता है। और जो सब मिलकर खराब होते हैं तब इसको बोलते हैं मल्टी ऑर्गन फेलियर। तो ये जो बात है उसमें से लीवर की बात आज हमें करनी है। लीवर को यकृत कहते हैं गुजराती में। काफी अरसे के बाद डॉक्टर रूपल बेन हमारे साथ जुड़ी है। बीच में शायद अमेरिका थी, फिर ये हमारी भागदौड़ में इलेक्शन के तहत और अदरवाइज बात नहीं हो पाई। मगर हमने आपको प्रॉमिस दिया था कि हम ऐसी बातें लेके आपके सामने आएंगे जो सामान्य से सामान्य इंसान के लिए भी उपयोगी हो। और अगर वो ठीक से नहीं समझी जाए, ठीक से शुरुआत के स्टेज में ही उसका इलाज ना किया जाए तो वो खतरनाक साबित हो सकती है, जानलेवा साबित हो सकती है। उसके कई इंडिकेशंस होते हैं। इसमें एक इंडिकेशन है मोटापा, जिसको हम ओबेसिटी बोलते हैं। मोटापा होने की वजह से भी यकृत में, लीवर में खराबी आती है। और इसके बाद की जो बातें शुरू होती है, प्रक्रियाएं शुरू होती है, वो हम रूपल बेन से जानेंगे। कुछ साल पहले लीवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होता था, मगर अब लीवर ट्रांसप्लांटेशन हमारे देश में भी अच्छी तरह होता है और अहमदाबाद में भी होता है। एक समय था जब दिल्ली के या मद्रास के कोई हॉस्पिटल में लीवर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसका खर्चा 1.5 करोड़ 2 करोड़ आता है। आज अहमदाबाद की जो लीवर इंस्टीट्यूट है गुजरात सरकार की, वो करीब 12 से 14 लाख रुपए में लीवर ट्रांसप्लांटेशन करती है। और इनके जो डॉक्टर्स है वो इस विषय में विशेषतः ट्रेनिंग प्राप्त है स्वीडन और कोरिया से। तो ये बातें क्यों इम्पोर्टेंट है, मोटापा होने से लीवर पे क्या असर होती है और कौन कौन सी चीजें लीवर को बिगाड़ती है। जैसे हम कहते हैं कि सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया तो क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसी कई चीजें हैं जो लीवर को हमारे खराब करती है। स्टोन हो तो भी उसमें तकलीफ आ सकती है, दिक्कत आ सकती है। तो ये सब चीजों को हम आज समझेंगे कि क्या हो सकता है और उसको रोकने के लिए क्या किया जाए। और उसके बाद कौन सा स्टेज आता है जबकि लीवर ट्रांसप्लांटेशन आपके लिए मस्ट यानी कंपलसरी हो जाता है। लीवर की एक अच्छी बात यह है कि डोनर का जो लीवर है उसमें से एक टुकड़ा लेकर आप प्लांट कर सकते हैं। थोड़े दिनों में वो फुल फ्लेजेड लीवर बन के फंक्शनिंग करता है। तो जैसे ब्लड डोनेशन है जिसका कोई अंत नहीं है, इस तरह लीवर डोनेशन से आप लीवर पूरा आपका निकाला नहीं जाता है, उसमें से एक टुकड़ा निकाल के ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। हाँ, ये स्पेशलिस्ट ऑपरेशन है। लीवर फंक्शन भी काफी क्रिटिकल फंक्शन है और क्रिटिकल केयर के जो एरिया है उसमें
आता है। तो हम रोपल बेन से पूछेंगे कि ये लीवर होता क्या है, तो शरीर में उसका फंक्शन क्या है, और क्या क्या चीजें हैं जो लीवर को खराब करती है और लीवर के लिए उनके फंक्शनिंग के लिए प्रश्न खड़े करती है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ डॉक्टर व्यास। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। लिवर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है एक्चुअली। इट इज इम्पोर्टेंट टू एलिमिनेट लॉट ऑफ टॉक्सिन्स, जो टॉक्सिन्स जो जहर होता है, जो वेरी इम्पोर्टेंट। इट ऑल्सो इज इम्पोर्टेंट ऑर्गन टू स्टोर सम न्यूट्रिएंट, जो स्टोरेज बोलते हैं, बैंक, राइट। तो बहुत सारे हमारे जो पोषक तत्व है वो लिवर में जमा होते हैं। दूसरा है कि मुझे दो तीन चीज मुझे बताने थे बिफोर आई गो टू डीप इनटू द लिवर, कि आप बताएं कि जो मोटापा है इसीलिए लिवर में जमा होती है फैट। ये जरूरी नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड टोफी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। मतलब बाहर से तो हमें लगे कि पर्सन इज परफेक्ट, मतलब मोटापा नहीं है, परफेक्ट है, लेकिन जब भी हम लोग एमआरआई करते हैं या तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि लिवर में फैट है, विसरल फैट है। विसरल फैट बोलते हैं, विसरल मतलब ऑर्गन, अवयव में फैट होना, चर्बी होना, ठीक है। तो वो उसके बारे में मैं आपको बहुत, आई विल फोकस ऑन दैट। दो तरह की फैट होती है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अब तक हम लोग को पहले ऐसे, हाउ वी वर टोल्ड, राइट, हम लोग जब भी मेडिकल कॉलेज में थे तभी वी यूज्ड टू सी लॉट मोर फैटी लिवर, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। अल्कोहल के कारण लिवर में, देयर वाज दिस डायलॉग इन सत्ते पे सत्ता, करेक्ट। अमिताभ बच्चन से इसके दारू खराब चीज है, इससे लिवर खराब होता है, राइट। बट नाउ द प्रॉब्लम इज, of course alcohol is one of the cause of fatty liver, but there is something called non-alcoholic fatty liver disease. Non-alcoholic fatty liver disease, and that non-alcoholic fatty liver disease is common even in children, okay, more common in women, okay. तो वो क्यों है, क्योंकि वो मैं बताऊंगी कि बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन, जो खाना खा रहे हैं, वो जो जो खाना चाहिए वो नहीं खा रहे, जो नहीं खाना है वो खा रहे हैं। इससे क्या होता है कि लिवर में चर्बी जमा होती है, वो भी मैं बताऊंगी कि कैसे वो चर्बी जमा होती है। लेकिन आई विल फोकस मोर ऑन द प्रिवेंशन एस्पेक्ट, एंड आई विल ऑल्सो फोकस ज्यादा कि आप क्या कर सकते हो घर पे जिससे ये जो चर्बी जमा हो रही है वो निकल जाए। बिकॉज वी डोंट वांट टू रीच दैट स्टेज वहां जब भी लिवर ट्रांसप्लांट करना पड़े, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, when you do transplantation, when you do all that, a lot of complications. So मेरा ये this 1 hour I will focus on कि कैसे ये लिवर में चर्बी जमा होती है, क्या करना है, और भारत में क्या प्रॉब्लम है। सो आई वुड लाइक टू प्रेजेंट सम डेटा, जो हमारा NFHS 5 का डेटा अभी आया हुआ है, और CNNS का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा है, जो बच्चों में कितना NFLD, मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स आर सो हाई, तो वो भी मैं आपको दैट आई विल शेयर दैट डेटा विथ यू डॉक्टर व्यास। ओके, तो ये जो आपने मुझे अभी बताया डॉक्टर व्यास कि हमारा जो मोटापा बहुत बढ़ गया है, बी लाइक हम लोग बोलते हैं BMI, तो दिस इज द डेटा फ्रॉम NFHS 5। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो राइट में जो है, दैट इज अडल्ट्स हु आर ओवरवेट एंड ओबीज, मतलब जिनका BMI 25 kg पर स्क्वायर मीटर से ज्यादा हो, वो कितने टोटल है, तो लगभग 24% जो है विमेन, औरतें जिनका BMI ज्यादा है, और ये जो है 22.9, 23% लोगों का BMI इज हायर देन मोर देन 25, ठीक है। तो दिस इज राइट साइड पे, इट्स मोर ऑफ हायर BMI, ओवरवेट एंड ओबीज। इसका रोपल बेन, इसका मतलब ये हुआ कि हर 4 में से एक लेडी को ये प्रश्न होता है। BMI ज्यादा है,
BMI जी, ज्यादा है। BMI ज्यादा ओके, है। राइट जी, राइट। अभी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। तो ये तो था BMI। तो अलग अलग तरीके होते हैं कि लोग दैट वी डू मेजरमेंट, तो उससे पता चलता है कि कितना ओबेसिटी का प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें मैंने नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी। तो दिस इज अ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये जो नीचे वाला हरा लाइन है, जो हरा लाइन में बता रही हूँ, वो है आपका नॉर्मल। ठीक है, जो लाइक ये जो ग्रीन, जो लाइट ग्रीन है, दैट इज योर नॉर्मल। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, तो मतलब ये सबसे ऊपर वाला जो है, जो केसरी कलर का है, एकदम डार्क ब्राउन, दैट इज योर ओबीस। जो ओबीस बोलते हैं ना, BMI मोर देन 30। तो एज यू कैन सी, एज द एज इज एडवांसिंग, मोर एंड मोर पीपल, लेफ्ट में है विमेन का है, औरतों का है, राइट में है मेन का है, आदमी का है। So as you can see, as the age advances, the BMI is increasing, and it's highest between 40 to 49 years of age. That आप देख सक रहे हैं। ये जो केसरी कलर का है, केसरी कलर का is basically your overweight. Okay, so you can see now more than almost more than 40% people are overweight or obese. Especially in the age of 40 to 49 years of age. Okay, next. ये है, देखिए, ये हमारा भारत का डेटा है। यू कैन सी द होल कंट्री का, योर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो ये ओवरवेट जो बोलते हैं, ओवरवेट एंड ओबीज, तो पूरे भारत में इफ यू लुक एट द भारत का डेटा फॉर वुमेन बिटवीन 15 to 49 years of age, मोर देन 25 kg per square meter, पूरे भारत में लगभग 24% विमेन है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पुडुचेरी एंड चंडीगढ़ में 40% से भी ज्यादा लोग, BMI उनका ज्यादा है। एंड यू कैन सी ओवर हियर, जो सदर्न स्टेट्स है, सदर्न स्टेट्स में क्यों? बिकॉज सदर्न स्टेट्स दे आर ईटिंग प्रीडोमिनेटली राइस। जब भी एंड आई विल डिस्कस, मैं ज्यादा डिस्कस करूंगी कि जब भी हम बहुत बहुत अनाज खाते हैं, चावल है, गेहूं है, तो उससे क्यों क्यों हमारा मोटापा बढ़ता है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। नॉर्दर्न स्टेट्स वेयर दे ईट प्रीडोमिनेटली व्हीट, हरियाणा है, पंजाब है, तो वहां पे भी ओबेसिटी की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ठीक है, नाउ देर इज अनदर मेजर ऑफ ओबेसिटी। ओके, एक तो था आपका BMI, दूसरा मेजरमेंट है आपका बेसिकली वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट जो अपना होती है ना, कमर, कमर टू हिप, ठीक है, उसका जो रेशियो है। तो आप डॉक्टर व्यास, आपको तो मालूम ही है कि everybody has this huge waist and hip is small but the waist is big, right? So that waist to hip ratio जो normal होना चाहिए उससे बहुत ही ज्यादा, and you can see the difference, you can see it over here, waist to hip ratio in adults according to NFHS 5। तो यहाँ पे देखिए कि लगभग टोटल आप विमेन में देखेंगे तो 56.7%, 56% लेडीज में ये वेस्ट टू हिप रेशियो ज्यादा है। ये भारत का डेटा है, हमारा NFHS 5 का डेटा है। और मेन में भी लगभग 47, सो ऑलमोस्ट 50 से 52% लोगों में वेस्ट टू हिप का रेशियो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, वेस्ट टू हिप रेशियो पूरा लाल है, पूरा हमारा भारत, इट्स इन डेंजर जोन बिकॉज इट्स मोर देन 30%। ओके, एंड यहाँ पे इंडिया में देखिए, इंडिया में इफ यू लुक एट 15 to 49 years विमेन में NFHS 5 डेटा, 56% विमेन लेडीज को, 56% दे हैव हाई वेस्ट टू हिप रेशियो। मतलब उनका वेस्ट, कमर कम होना बहुत ही जरूरी है हिप के हिसाब से। ठीक है, और गुजरात में भी अगर आप देखेंगे, गुजरात में डेटा इज 43%। So 43% women between 15 to 49 years of age, उनका waist to hip ratio is much more। ठीक है, next next slide please। ये है men का डेटा। So men is no far behind, 47% have high waist to hip ratio, and if you look at Gujarat has about 40%, 41% men who are between 15 to 49 years of age, उनका waist to hip ratio ज्यादा है। So you can see over here, basically it's an emergency। देखिए आप, कहीं पे भी 30% से लेस नहीं है डेटा। नेक्स्ट। एक ऐसा भी कहा जाता है कि गृहिणी को
खाना अच्छा बने वो तो जरूरत है उनकी, मगर जब उनके पति की जो बेल्ट है उसका होल एक बढ़ता है तो उनको ये देखना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है और उसको हाँ, चेक करना चाहिए। yeah. तो So that I will ये come. હા, जी that I will come અને બીજું હવે waist circumference. હવે આ જે છે data that is for waist circumference, weight, just only waist circumference, not the ratio. Okay. Now look at the waist circumference for women. 40% waist circumference, total, and in men is 12.4% people છે એ લોકોને waist circumference છે. હવે તમે અહીંયા if you look at age wise data, so look at this, between 40 to 49 years of age, ऑलमोस्ट 57% women है जिनका वेस्ट कमर बहुत बड़ी है, and we have to decrease that कमर size. Okay. अनिल, હવે I want to also show you data of children. हम लोग को क्या लगता है कि बस बड़े लोग हैं उनको ही ओबेसिटी है, उनको ही ओवरवेट है, लेकिन आप अगर भारत के बच्चों का डेटा देखेंगे, एंड आई वांट टू शेयर डेटा ऑफ 5 से 9 साल के बच्चों का डेटा, ठीक है? तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसमें अभी सीएनएनएस का डेटा आया हुआ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का डेटा है। पूरे भारत में उन्होंने क्या किया था कि 50,000 बच्चों का ब्लड टेस्ट किया हुआ था। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, आई विल शो यू दैट डेटा ऑल्सो। तो उसमें वो लोगों ने देखा कि कितने बच्चों में ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा थी। ट्राइग्लिसराइड इज बेसिकली ब्लड फैट, ब्लड triglyceride, and that basically tells us how much fat is there in the liver. Okay, so please change the slide and I'll just show you couple of भारत के बच्चों का डेटा. What we found कि लगभग 30% बच्चे हैं, 5 से 9 साल के बच्चे, उनमें लिवर में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा है. सो ब्लड टेस्ट, व्हेन वी डू ब्लड टेस्ट, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा ज्यादा है. जनरली ट्राइग्लिसराइड टू एचडीएल रेशियो जो होता है, एचडीएल इज अ गुड कोलेस्ट्रॉल, तो वो ट्राइग्लिसराइड एचडीएल रेशियो से हमें पता चलता है कि कितना फैट लिवर में है. ठीक है, तो इमेजिन करिए कि हमारे 5 से 9 साल के बच्चे में 30% बच्चे ऐसे हैं जिसमें चर्बी की मात्रा ज्यादा है. ठीक है, और दूसरा भी रिपोर्ट सीएनएस का आया हुआ है कि 9% बच्चे हैं 5 से 9 साल के, उनको प्री डायबिटीज है. ठीक है, तो और सम स्टेट लाइक गोवा has almost 26% children who have pre-diabetes, and these are only 5 to 9 years of age, and lot of these children are not even obese, मतलब वो ऐसे भी नहीं कि मोटे हैं, right? So this is an emergency, and all this condition, it tells you that basically we have fat in the liver, and आजकल जो ट्रांसप्लांट हो रहे हैं वो ज्यादातर एनएफएलडी में होता है. एनएफएलडी मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, मतलब हमारी विमेन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो ऑब्वियसली अल्कोहल नहीं ले रहे, राइट? सो नाउ द people having liver transplantation, specifically in non-alcoholic fatty liver disease के transplantation ज्यादा हो गए alcoholic fatty liver से. ठीक है, so I think it is an tsunami, I would call it, you know. And AJI, actually, there is a report which has been published, and they have shown that even आंगनवाड़ी वर्कर, जो बच्चे हैं आंगनवाड़ी में जाते हैं, वो तो बेचारे गरीब बच्चे, तो उनमें वो बच्चों में भी ओबेसिटी की मात्रा बढ़ गई है. ठीक है, so I feel very strongly that there is a reason to it. उसका क्या कारण है, फिर आप I will tell you in my next talk. So thank you so much. Okay, we can sharing the screen now. ठीक है, अभी हम we can stop the data sharing. Okay, yeah. Thank you. It was very interesting presentation. मैं समझता हूँ कि इससे काफी जो हमारी सोच है, काफी उसमें क्लैरिटी आ जाती है. और ये भी एक मान्यता थी कि बच्चों में ये प्रश्न नहीं होना चाहिए, या नॉन अल्कोहलिक है उन लोगों में प्रश्न नहीं होना चाहिए. ये सब मान्यताएं भी शायद आपकी जो रिसर्च है उसके आधार पे अगर हम देखें तो वो सही और खरी नहीं उतरती और उनके फाइंडिंग पे. तो ये जो प्रोपोर्शन है लिवर का
फैटी कंपोनेंट का। आपने बोला अल्कोहलिक लिवर और नॉन अल्कोहलिक लिवर, फ्लफी लिवर एंड नॉन फ्लफी लिवर, इसमें क्या फर्क है? या क्योंकि तो डॉक्टर्स बोलते हैं, बच्चों के किस्से में मैंने सुना है कि फ्लफी लिवर है, तो ये क्या होता है फ्लफी लिवर? या फैक्ट सो तो क्या होता है कि लेट मी फोकस ऑन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बिकॉज अल्कोहल एज वी नो कि अल्कोहल कैन लीड टू फैटी लिवर एंड उसके बाद सिरोसिस होता है, देन लिवर फेलियर एंड कैंसर। वो तो पूरा वी ऑल नो इट कि यू नो लिवर से मतलब अल्कोहल से लिवर खराब होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी आजकल फॉर पास्ट फ्यू इयर्स हमारे जो खाना है पूरा वो अनाज पे फोकस है, अनाज। ठीक है, तो अनाज मतलब सुबह में अनाज, दोपहर में अनाज, शाम को अनाज, मतलब जो नाश्ता करते हैं उसमें भी अनाज। ठीक है, जितनी दालें होनी चाहिए, जितना दूध दही प्रोटीन वाला खाना होना चाहिए, वो बहुत कम हो गया है। ठीक है, अभी जो अनाज में मतलब चावल, गेहूं, ठीक है, वो सारा मिलेट्स भी होते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन बहुत ज्यादा आई एम टॉकिंग अबाउट राइस एंड व्हीट। ठीक है, तो राइस एंड व्हीट वो इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। तो आप देखिए कि सुबह में क्या होता है, भाकरी होती है, क्या तो सुबह में होगा आपका बटाटा पोहा के ऑल दोस राइट, पराठा, लाइक नॉर्दर्न में पराठा होता है, साउथ इंडिया में इडली, राइट, डोसा। आफ्टरनून में गुजरात में क्या होता है, रोटली दाળ ભાત શાક, રોટલી દાળ ભાત શાક, રાઈટ, મોસ્ટલી। અને સાંજના क्या होता है कि खिचड़ी, राइट, खिचड़ी હોય કાં તો સમથિંગ so basically આપણું everything is focused on અનાજ. Now અનાજ is made up of ગ્લુકોઝ આખી મોટી લાંબી ગ્લુકોઝની ચેઇન। ગ્લુકોઝ એટલે તમે જ્યારે ડોક્ટર પાસે જાઓ અને ડોક્ટર બ્લડ ટેસ્ટ કરે, એ શું ચેક કરે, બ્લડમાં ગ્લુકોઝ કેટલું છે, રાઈટ। સો તમે જ્યારે અમારી પાસે આવો ત્યારે વી ચેક બ્લડ ગ્લુકોઝ લેવલ। હવે તમે જેટલું ગ્લુકોઝ તમારા ખાવામાં જશે, થોડું ગ્લુકોઝ ચલો તમને એનર્જી માટે તમને યુઝ થાય, પણ આપણે એટલું બધું ગ્લુકોઝ ખાતા હોઈએ, આટલું બધું ગ્લુકોઝ ખાતા હોઈએ કે પછી એ જે વધારે પડતું જે ગ્લુકોઝ છે એ લોહીમાંથી બહાર કાઢવું પડે, કારણ કે લોહીમાં ને લોહીમાં રહે તો એ તો ડાયાબિટીસ થઈ જાય, રાઈટ। તો આપણને તરત ને તરત ડાયાબિટીસ ના થાય, ઇટ ટેક્સ લોંગ ટાઈમ ટુ બીકમ ડાયાબિટીક। પણ ત્યાં સુધી શું થાય કે ઇન્સ્યુલિન જે હોર્મોન છે આપણા બોડીમાં, એ ઉપર જેવું આપણે ગ્લુકોઝ ખાઈએ તો ઇન્સ્યુલિનની લેવલ વધે અને એ બધા એ લોહીમાંથી ગ્લુકોઝને બહાર કાઢે। તો એ બહાર કાઢે તો ગ્લુકોઝ જાય ક્યાં, એક તો જાય આપણી ચરબીમાં જાય, ચરબીમાં ગ્લુકોઝનું કન્વર્ઝન થાય ફેટમાં, એટલે ચરબીમાં રૂપાંતર થાય। બીજું ગ્લુકોઝ ક્યાં જાય, આપણા લીવરમાં। તો લીવરમાં એ એક્સેસિવ એનર્જી જાય, ગ્લુકોઝ ઇઝ એન એનર્જી, રાઈટ। તો એનર્જી પછી કન્વર્ટ થઈને શેમાં કન્વર્ટ થાય, ટ્રાઇગ્લિસરાઇડ। ઓકે, એટલે એ ચરબીમાં કન્વર્ટ થઈને એ લીવરમાં બેસીને જમા થાય, રાઈટ। ત્રીજું જગ્યા ક્યાં જાય, એ ગ્લુકોઝ મસલ્સમાં જાય, રાઈટ। તો આ અલગ અલગ આપણા જેટલા પણ બધા ઓર્ગન્સ છે, બહારના અંદરના, આ ધીરે ધીરે આ જે એક્સેસિવ ગ્લુકોઝ આપણે ખાતા રહીએ છીએ, રાઈટ। બપોરના તમે જુઓ તો ઘણા છોકરાઓ બિસ્કિટ ખાય, વેફર ખાય, પટેટો એટલે આપણા જે આપણું જે છે શું કહેવાય બટાટા, એ પણ ગ્લુકોઝ જ છે, ઇટ્સ સ્ટાર્ચ, ઇટ્સ ગ્લુકોઝ, રાઈટ। તો આ એક્સેસિવ અમાઉન્ટ, અને આપણા ગુજરાતમાં તો આપણને આદત છે સાંજના આઈસ્ક્રીમ ખાવાની, રાતના, રાઈટ। એ આઈસ્ક્રીમ શું છે, ઇટ્સ બેઝિકલી યોર શુગર અને ફ્રુક્ટોઝ પણ એમાં પણ છે જ, રાઈટ। તો આ જે એક્સેસિવ શુગર આપણે ખાઈ રહ્યા છે, અને બીજું શું છે કે આપણા ગુજરાતમાં રોજ મીઠાઈ કઈ હોય, થોડું ગળ્યું ખાવાની આપણને આદત જ હોય, ચામાં પણ સાકર, આમાં પણ સાકર, આમાં ગોળ, ચલો એમ કે ગોળ તો સારો, શું ગોળ સારો, બધામાં સાકર, ગોળ, મધની હમણાં આજકાલ બહુ બધાને આદત પડી ગઈ છે આ કોવિડ પછી। મધ, ચલો આમાં મધ નાખ્યું, આમાં ચાયમાં મધ નાખ્યું, આ બધામાં શુગર છે। પ્લીઝ તમે મારી વાત સાંભળો, તમે જેટલી મારે બે પ્રશ્નો વધારે આપને, હા સોરી રૂપલબેન, આપને બે પ્રશ્નો પૂછવા છે। એક તો ઘણા લોકો એવી માન્યતાથી પીડાતા હોય છે
કે હા મધ તો ડાયાબિટીસ હોય તો પણ ખવાય, એટલે લાડુ મધ નાખીને બનાવે ને ધીસ કાઇન્ડ ઓફ થિંગ. અને બીજું આ બધા જે ખોરાક કયા એ ઉપરાંત બ્રેડ બટર, કરેક્ટ ટોસ્ટ જામ બટર, જામ જામ, આ બધું પણ એ ગ્લુકોઝ જ પોતાની છે શક્તિ પ્રમાણે ભક્તિ કરતા હોય. એટલે હા બરોબર આ મધનું આપ જે કહો છો કે મધ ખાવાથી લાડુ મધ નાખીને બનાવે તો ડાયાબિટીસ વાળા થઈ શકે? ના 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 બિલકુલ નહીં બિલકુલ નહીં નહીં. કારણ કે જે મધ છે ને એમાં ફ્રુક્ટોઝની માત્રા બહુ છે. ઓકે, હવે મારે તમને થોડું ફ્રુક્ટોઝ માટે કહું છે. ફ્રુક્ટોઝ એટલે જે ફ્રૂટમાં શુગર હોય ને, ફ્રૂટમાં શુગર હોય. આપણે જે સાકરમાં જે છે અડધી જે સાકર હોય એમાં ગ્લુકોઝ અને ફ્રુક્ટોઝ અડધું અડધું હોય, રાઈટ. મધ છે એમાં બહુ જ ફ્રુક્ટોઝ હોય. હવે ફ્રુક્ટોઝનું જે મેટાબોલિઝમ છે ને એ જરા અલગ છે ગ્લુકોઝ કરતા. એ જેવું તમે ફ્રુક્ટોઝ ખાઓ ને તરત જ લીવરમાં જાય. ઇટ ગોઝ ટુ लिवर डायरेक्टली, लिवर में जाके वो डायरेक्टली गेट्स कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड. ओके, नाउ प्रॉब्लम શું છે કે જેવું તમારું ફ્રુક્ટોઝ તમારા લીવરમાં જાય તો there is one pathway કે એ ફ્રુક્ટોઝ થી કન્વર્ટ થઈને યુરિક એસિડમાં થાય. નાउ ઘણા લોકોને તમને ખબર છે કે ગુજરાતમાં they have this problem of ગાઉટનો પ્રોબ્લેમ છે, યુરિક એસિડ હાઈ. બીજો પ્રોબ્લેમ છે હાઈ બ્લડ પ્રેશર. Okay, so when you have a high amount of uric acid, okay, that will decrease the nitric oxide કરીને એક gas છે. Okay, so it will decrease nitric oxide. અને જેવું એ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણી જે રક્તવાહિની હોય ને, જે આપણી બ્લડ વેસલ્સ, એને એક્સપેન્ડ કરવામાં નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડની બહુ જરૂરી છે. ઓકે, તો આમાં શું થાય કે જ્યારે તમારા બોડીમાં બહુ યુરિક એસિડ આવે તો એ નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડને ઓછું કરીને તમારી બ્લડ વેસલ્સ નાની કરી દે આટલી. it constrict blood vessels. Okay, so એ જેવું constrict કરશે તો શું થશે, તમારું જે બ્લડ પ્રેશર છે એ વધવા માંડશે. ઓકે, સો વન ઓફ ધ અમને શીખવાડેલું જ્યારે અમે લોકો કોલેજમાં હતા, મેડિકલ કોલેજમાં, કે બ્લડ પ્રેશરનું કોઈ વી ડોન્ટ નો કે બ્લડ પ્રેશર કેમ થાય, એસેન્શિયલ હાઇપરટેન્શન વી કોલ ઇટ. કે આપણને ખબર નથી, ઇડિયોપેથિક ખબર નથી, પણ નાઉ વી નો ધ કોઝ. ઇટ્સ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. Okay, insulin resistant અને high amount of uric acid because of fructose, high fructose diet. ઓકે, અને ઘણા લોકો, ડોક્ટર વ્યાસ, મારે તમને કેવું છે કે ઘણા લોકોને એવી આદત હોય છે કે ભૂખ્યા પેટે સવારના આખી મોટી પ્લેટ જે ફ્રૂટની લઈને ખાય છે. ઓકે, ના ફ્રૂટ ઇઝ હાઈ ઇન ફ્રુક્ટોઝ. ઇટ્સ ઓનલી ફ્રુક્ટોઝ. તમે ગમે તે કહો ને, રાઈટ. આ તમારા હાઈ પેલા કેળા છે, તમારું કેરીઓ છે, ગ્રેપ્સ છે, દ્રાક્ષ છે, બધી તમે બધા ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ખાઓ છો ને, જે આપણે ખજૂર કહીએ, બધા કે ખજૂરમાં અનિમિયા છે. અરે ખજૂર આટલું ખાઓ છો તો અનિમિયા કેમ નીચે નથી આવતો? there is no iron in it, it's more fructose. Okay, so what I recommend કે પ્લીઝ તમે ભૂખ્યા પેટે આટલા બધા ફ્રૂટ્સ ના ખાઓ. તમારે જો ફ્રૂટ્સ ખાવા હોય તો જે ઓછા સાકર વાળા છે એ પણ ખાધા પછી થોડું એકાદ વાર ખાઓ તો ઠીક છે, પણ રોજ આપણને ફ્રૂટ ખાવાની જરૂર નથી. ખાવાની જરૂર છે જ નહીં આપણને રોજ ફ્રૂટ. ઓકે, તમારે જો વિટામિન્સ જોઈતા હોય તો તમે લોકો ભાજી ખાઓ, રાઈટ. મોર ઓફ તમારા પ્રોટીન વધારે ખાઓ, કારણ કે જેમ તમે પ્રોટીન અને સારી ચરબી ખાશો તો તમારા જે લીવરમાં જે ફેટ છે એ થોડી ઓછી થઈ જશે. ઓકે, અને આપણે દર 2-2 કલાકે ખાવાની જરૂર નથી. ઠીક છે, આપણે 2 થી 3 વાર ખાલી ખાવાનું છે. વચ્ચે ચાય બાય પીવાની એવી આદત આપણે છોડી નાખવાની છે હવે. અને બને એટલું આપણે જેટલું ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરશું, રાઈટ, કારણ કે આ જે ચરબી જમા થઈ છે આપણા પેટમાં, આપણા શરીરના ઉપર, એ ઓફકોર્સ આઈ વિલ કમ બેક ઇન ડિટેલ, પણ બેઝિકલી આ જે ફેટી લીવર છે, નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર, ઇટ ઇઝ અ સુનામી. અને બીજું છે કે ઘણીવાર શું થાય કે અમુક લોકોમાં બહારની ચરબીમાં ગ્લુકોઝ ના જાય, કારણ કે લોકોમાં એ જે ચરબી છે એ ગ્લુકોઝને એ શોષણ નથી કરતી. તો અમુક લોકો પતલા હોય એમાં ડિરેક્ટલી એ ગ્લુકોઝ જાય છે તમારા લીવરમાં. ઓકે, ઇટ ડઝન્ટ ગેટ ડિપોઝિટેડ ને સબક્યુટેનિયસ ફેટ આપણે કહીએ ને, બહાર ચરબી મોટા ના થાય, પણ આપણે જ્યારે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કરીએ તો એમાં નોન આલ્કોહોલિક ફેટી લીવર ડિઝીઝ દેખાય છે. એટલે આ ખાલી મોટાપાનો જ પ્રોબ્લેમ નથી. ઠીક છે, આપણે શું ખાઈએ છીએ એના પર બહુ જ આધાર છે આપણો. કેટલાક લોકો શુગર ફ્રી ખાય છે અથવા તો એવી બીજી સ્વીટનર્સ ખાય છે, તો એની શું અસર થાય?
નો તો એમાં શું છે કે આપણા તમને ખબર હશે ડોક્ટર વ્યાસ કે આજકાલ આપણે જે બધા સાયન્સના રિસર્ચ થઈ રહ્યા છે એમાં ગટ માઇક્રોબાયોમ પર બહુ જ રિસર્ચ થઈ રહી છે. ગટ માઇક્રોબાયોમ, ઓકે. ગટ એટલે આંતરડા, માઇક્રોબાયોમ એટલે જે આપણે કહીએ ને જે કીટાણુ, એના જે કહીએ ને સારા કીટાણુઓ, રાઈટ? સારા કીટાણુ પણ હોય, ખરાબ કીટાણુ પણ હોય. તો આ જે તમે જે શુગર ખાઈ રહ્યા છો, શુગર એટલે સબસ્ટિટ્યુટ, ઓકે, એ સબસ્ટિટ્યુટ થી જે આપણા ગટ માઇક્રોબાયોમ હોય એને ડેમેજ પહોંચી શકે, ઓકે. અને સૌથી આવું છે કે હમણાં આજકાલ એટલી બધી રિસર્ચ થઈ છે કે જો એ તમારા આંતરડાના જે કીટાણુ જો સારા નહીં હોય તો એનાથી એટલા બધા ડિઝીઝ થઈ રહ્યા છે, એટલા બધા રોગો થઈ શકે. એટલે આઈ ડોન્ટ રેકમેન્ડ. તમને છે ને હું તમને કહું ડોક્ટર વ્યાસ કે આપણા જે ટેસ્ટ છે ને, આપણી જીભ, તમે જો 3-4 અઠવાડિયા તમે જો સાકર છોડી દેશો ને તો તમારી જે દૂધ તમે લેશો ને, જે આખી જે ફૂલ ફેટનું દૂધ, એ પણ તમને એટલું ગળ્યું લાગશે. કારણ કે આ જે છે ને ટેસ્ટ ઇઝ ધ ડેવલપ ટેસ્ટ, અને સાકર ઇઝ અડિક્શન. ઇટ્સ અડિક્શન, રાઈટ? તમને સ્વીટ, તમને ચાની લત નથી, તમને સાકરની લત છે, ઓકે. તમે જો તમે ચા સાકર વગર પીઓ તો તમે 2-3 દિવસમાં લાગે આ તો નથી ભાવતી, છોડ દો. સો ઇટ્સ નોટ ચાની લત, ઇટ્સ સાકરની લત. તો એ તમે સાકરની લત આપણે થોડો વખત, 1-2 મહિના આપણે નહીં લેશું ને તો તમને કંઈ પણ તમે લેશો, તમે દહીં પણ લેશો તમને મીઠું લાગશે, ગળ્યું લાગશે તમને, રાઈટ? સો એ આપણે લત છોડવાની જરૂર છે. અને બીજું, આઈ ડેફિનેટલી ડોન્ટ રેકમેન્ડ, ચલો થોડા વખત 1-8 મહિના તમને ટ્રાન્ઝેક્શન માટે શુગર સબસ્ટિટ્યુટ લેવું હોય તો નો પ્રોબ્લેમ. બટ આઈ રેકમેન્ડ કે બને એટલું જલ્દી તમે આ જે લત છે સાકરની લત, જેમ આલ્કોહોલની લત છે ને, આલ્કોહોલની લત એવી જ આ સાકરની લત છે. અને આ બંને જે આલ્કોહોલ અને સાકર લિવરને સેમ રીતના ડેમેજ કરે છે. તમે બાળકને કોઈ દિવસ આપશો આલ્કોહોલ? આપો, તમે ના આપો, રાઈટ? બાળકને થોડું કહો કે ચલ આ થોડું લગાવ, પેગ લગાવ. પણ આપણે આરામથી સાકર આપીએ છીએ, રાઈટ? પેપરમિન્ટ આપીએ કે ચોકલેટ આપીએ કે આ બધું, પણ એમને મધરને ખબર નથી કે આ સાકર સેમ ડેમેજ કરે છે એના લિવરને જે આલ્કોહોલ કરે છે, ઓકે. સો આઈ થિંક ઇટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ફેમિલી સમજે કે છોકરાઓને સાકર જેટલું બને એટલું ઓછું આપવાનું છે આપણે. ઠીક છે, ઘણી વાર ઓકેઝન હોય ને થોડી વાર આપ્યો, એ અલગ વાત છે, પણ આપણે રોજ આદત ડેફિનેટલી વી શુડ નોટ હેવ ઇટ. કેટલાક સ્વીટનર્સ એ ઘાસમાંથી બનાવે છે એક પ્રકારના, કે do they classify, do you classify them under the same chemical sweeteners or? યા તો તમે જો કહો છો, તમે સ્ટેવિયાની વાત કરો છો. Stevia, right. So, but the thing is, again, it is a sweet taste, right? So, as soon as it goes on the tongue, it definitely has a connection to your brain, dopamine. Okay, so it will create that sensation કે મારે વધારે લેવું છે, So, I don't recommend putting any sweetener, as much as possible. હા, કોઈ વાર તમારે જો કોઈક ફંક્શન હોય ને તમારે મીઠાઈ બનાવવી હોય તો થોડું સ્ટીવિયા નાખશો તો નો પ્રોબ્લેમ. બટ આમ ટોકિંગ અબાઉટ તમારું ડેલી રૂટીન, જે તમારી ચા પીઓ છો, કોફી પીઓ છો, એમાં તમે ચલો સ્ટેવિયા નાખીને ગળ્યું પીધું તો દેટ વિલ ડેફિનેટલી અફેક્ટ. ઓકે, સો આઈ સ્ટ્રોંગલી ડોન્ટ બિલીવ કે તમે, અને એકવાર મેં તમને કહું છું કે એકવાર આદત પડી જશે ને સાકર વગરનું ખાવાની, તો તમને થોડું પણ તમે ખાશો ને તમને તરત જ આમ થશે કે આ ઉલટી જેવું લાગશે. તમારી બોડી વિલ નોટ રેઝિસ્ટ, but you have to get into that good metabolic health, okay, to understand કે આ શું સાઇડ ઇફેક્ટ્સ આવે છે. બીજું, તમે જો એકવાર તમારું મેટાબોલિક હેલ્થ સારું થશે તો તમને બ્રેઇન ફોગ નહીં આવે. બ્રેઇન ફોગ એટલે શું થાય કે સવારે તમે ઉઠો તો ઘણી વાર આમ માથું એકદમ ભારે લાગે, એકદમ ગ્રોગી થાય, આમ યાદ ના આવે, લાગે કે આમ કેમ ભારે ભારે લાગે છે. દેટ ઇઝ ઓલ બીકોઝ ઓફ તમારું સુગર કોમ્પ્લિકેશન્સ, લાઈક આપણે કહીએ ને કે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ ઓફ બ્રેઇન ફોગ. તો ડેફિનેટલી આપણે આ બધું વિચારવાનું છે. ખાલી આજે બધું આપણે ગ્લુકોઝ ને ફ્રુક્ટોઝ ને બધું ખાઈએ છીએ ને, ઇટ ડઝ નોટ ઓનલી અફેક્ટ લિવર, ઇટ અફેક્ટ્સ ઓલ ધ ઓર્ગન્સ ઇન ધ બોડી.
ઓકે અચ્છા લીવર ભાઈ, ફોગ એટલે ધુમ્મસ. આપણે હા ધુમ્મસ જોઈએ છે બહાર, એ એ એ એવું જયારે મગજમાં થઈ જાય અને તમને બધું મગજ ધૂંધળું ધૂંધળું જોઈને કામ કરવા માંડે, તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ એને બ્રેન ફોગ કહેવાય. એટલે આપણે આ ખાવાથી જે આપણી સ્પષ્ટતા છે વિચારવાની, સમજવાની, એ સ્પષ્ટતા ઉપર ધૂંધળાપણું જામે છે. અને એ ધૂંધળાપણું ન જામે એ પણ એટલું જ અગત્યનું છે. કરેક્ટ. ના બરોબર છે, બરોબર છે. ડોક્ટર વ્યાસ, હવે હું તમને કહું કે આપણે શું કરવાનું છે. ઓકે, અત્યાર સુધી તો મેં તમને કીધું કે કેવી રીતના આજે આપણે સાકર અલગ અલગ રૂપમાં જે સાકર ખાઈ રહ્યા છે. ઓકે, તો સાકરનું કેવી રીતના ચરબીમાં રૂપાંતર થાય છે એ મેં તમને કીધું. ઓકે, નાઉ મારે તમને એ પણ કહેવું છે કે ઘણા લોકોને આમ ધ્યાનમાં નથી આવતું કે લોકો દિવસમાં કેટલા ચમચી સાકર ખાઈ રહ્યા છે. ઓકે, તો હું તમને કહું કે ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જ્યારે એક રોટલી બનાવો, ઓકે, 30 ગ્રામની એક રોટલી બનાવો, જો કે રાંધીને 100 ગ્રામની થાય, એ 30 ગ્રામની રોટલીમાં લગભગ 15 ગ્રામ જેટલું ગ્લુકોઝ હોય છે. ઓકે, 15 ગ્રામ જેટલું કાર્બોહાઈડ્રેટ. 15 ગ્રામ એટલે તમે જે નાની જે ચમચી વાપરો ને સાકરની હલાવા, રાઈટ, નાની જે ચમચી સાકરની ચમચી કહીએ આપણે, એ લગભગ 4 ગ્રામની હોય છે. તો તમે ખાલી એક રોટલી ખાઓ તો તમને 4 ચમચી જેટલું સાકર મળશે. તો તમે ઇમેજિન કરો કે તમે જો 3 રોટલી ખાતા હો, તમને 12 ચમચી સાકર તમને એક રોટલીમાં 3 રોટલીમાંથી મળશે, 12 ચમચી. ઠીક છે, અને તમે છોકરાઓને કહો ના એક રોટલી વધારે ખા, એક રોટલી વધારે ખા, બેઝિકલી તમે એને સાકર જ આપો છો. ઠીક છે, તો તમારે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે તમે જ્યારે પણ કંઈ પણ ખાઓ, સપોઝ તમે રાઈસ ખાઓ, ઠીક છે, તો રાઈસ તમે જ્યારે 30 ગ્રામ જે ચોખા હોય, 30 ગ્રામ ચોખા તમે જ્યારે રાંધો તો લગભગ 100 ગ્રામ જેટલા ભાત થાય. ઓકે, તો એ 100 ગ્રામ જે રાંધેલા ભાત છે એમાં 22 ગ્રામ જેટલું સાકર છે, 22 ગ્રામ ગ્લુકોઝ. ઓકે, ના હું તમને કહું કે આ 22 ગ્રામ સાકર એટલે લગભગ 5 ચમચી જેટલું, 6 ચમચી જેટલી સાકર થઈ. ઇમેજિન કરો તમે અડધી વાટકી થાય તમે રાઈસ ખાધો, અડધીથી પણ ઓછું, તો તમને 6 ચમચી સાકર મળે. તો આપણે તો અડધી વાટકી તો કોઈ ખાતા જ ન હોય, 2 વાટકી તો થઈ જ જાય, રાઈટ. તો એમાં તમે ઇમેજિન કરો તમને કેટલી ચમચી સાકર મળી, રાઈટ. તો આપણને એમ છે કે સાકર એટલે સફેદ સાકર, બસ ના, એ નથી, ખોટી વાત છે. ઓકે, આ ગ્લુકોઝ છે, ફ્રુક્ટોઝ છે, બધું સાકર જ છે. એટલે ઘણી વાર તમે આ अच्छा બધું बेटा, કેલ્ક્યુલેટ डॉक्टर કરો. रुपलबेन जो आपको समझा रही है, मैं थोड़ा मेरा भी गलती हो गया कि हम नहीं तो हिंदी में बोल सकते थे, मगर ये अभी जो उन्होंने बताया उसका मतलब ये है कि आप अगर आधी कटोरी भी राइस खाते हो तो आप 6 चमची के इक्विवेलेंट शुगर आपके पेट में डालते हो. यानी शुगर खाना या खांड खाना वो सिर्फ आप मिठाई खाओ या शुगर से कोई और चीज में डाल के खाओ, ये नहीं है. हमारी रोटी जो बच्चे को एक्स्ट्रा खिलाएं तो उसमें भी ज्यादा शुगर जाती है. तो राइस है, राइस में तो काफी 100 ग्राम राइस का इक्विवेलेंट होता है, 6 चमची शुगर चली जाती है. तो ये सब चीजें जो है वो हमें पता नहीं चलता, ये बिल्कुल छुप छुप के अपने शरीर में चली जाती है और हम इसको बैलेंस डाइट के नाम पे खाते रहते हैं कि दाल करेक्ट. भात रोटी शाक वो तो चाहिए, तो दाल कम खाते हैं जिसकी जरूरत है आपको, मगर और भात पतली तो खाते हैं. जी. तो ये इनका जरूर में दूसरा एक प्रश्न है हमारे किसी दर्शक मित्र ने पूछा है कि इलाबोरेट ऑन माल न्यूट्रिशन एंड फैटी लीवर. Correct. So okay, so now that's a very good question. कभी कभी क्या होता है कि बच्चे लोग जब भी बहुत ही हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू एक बात कि जब भी आप आंगनवाड़ी में जाते हैं ना, आंगनवाड़ी में बच्चे ऐसे पतले पतले होते हैं, ठीक है, बहुत पतले पतले होते हैं, बट पेट बड़ा होता है. ठीक है, पेट पेट हमेशा बड़ा होता है. ये बच्चे पता है नॉर्मली क्या खाते हैं आंगनवाड़ी में, इतना बड़ा सा
चावल खाते हैं, ठीक है, और पतली सी दाल लेते हैं और थोड़ा सा सब्जी होगा साइड में, ठीक है। नाउ मतलब ये बच्चों के खाने में प्रोटीन है ही नहीं। और प्रोटीन से क्या बनता है? प्रोटीन से हमारा मसल बनता है। प्रोटीन से और क्या बढ़ता है? बच्चों में हाइट बढ़ती है। तो ये सारे जो बच्चे हैं, एक तो पहले 6 महीना माँ का दूध बरोबर मिला नहीं है, क्योंकि रॉन्ग टेक्निक से वो मदर दूध पिला रही है, ठीक है। जो बच्चे का वजन 1 सवा सवा किलो बढ़ना चाहिए हर महीना, एटलीस्ट पहले 3 महीने, वो बढ़ता नहीं है। तो पहले 6 महीने वो कुपोषित रहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि 6 महीने के बाद वो बच्चे लोग चावल पानी और दाल पानी और बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट और ऐसे अलग अलग बिस्किट सब चालू करते हैं, राइट। तो सारा ग्लूकोज ही चालू करते हैं। जो 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 दही खाना चाहिए, जो पनीर खाना चाहिए, माओ मावा जैसे बोलते हैं वो खाना चाहिए, राइट। जो नॉनवेज बच्चे हैं, अंडा जो है उसको, जो उसके मसल को बढ़ाए, जो उसको हाइट बढ़ाए, वो खाते नहीं है। ऑब्वियसली तो ये जो सारा जो जो चावल खा रहे हैं वो कहाँ जाने वाला है? वो तो जाएगा बच्चे के लिवर में ही ना। ठीक है, क्योंकि उससे बच्चे का हाइट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो चावल है उसमें बिल्कुल जो बोलते हैं ना, प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। और वो जो प्रोटीन थोड़ा सा भी जो है वो पूरा शोषण भी नहीं होता है, आधा ही शोषण होता है, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कुपोषण है ना, वो कुपोषण और ओबेसिटी दोनों का कारण एक ही है। मैं तो एक ही बताती हूँ क्या है। प्रोटीन की मात्रा कमी है। जो जो मिनरल्स, जो खनिज चाहिए हम लोग को, खाने में खनिज चाहिए हम लोग को, मैग्नीशियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, जिंक चाहिए, वो सब आपको चावल से थोड़ी मिलेगा, गेहूं से भी ज्यादा नहीं मिलेगा आपको, राइट। तो वो जो जो प्रोटीन वाला खाना आप बच्चों को देंगे, मतलब पहले 6 महीने सही तरीके से बच्चे को दूध पिलाइए। क्रॉस क्रैडल टेक्निक जो अभी गुजरात में हम लोगों ने बहुत हम लोग सिखाते हैं सबको। तो क्रॉस क्रैडल टेक्निक से आप 1 सवा सवा किलो वजन बढ़ाइए। 6 महीने के बाद जो प्रोटीन वाला खाना है वो चालू कीजिए। दाल है, स्प्राउट्स कहिए अपने, अंकुरित स्प्राउट्स, फणगावेला कठोळो, રાઈટ. દહીં દૂધ આપણા ગુજરાતમાં તો એક પણ બાળક, we should not have a single child who is malnourished, because we have plenty of દહીં પનીર, plenty of આપણે કહીએ ને શિંગદાણા, તલ, આ બધા જે સીડ્સ છે, નટ્સ છે, એ બધું તમે છોકરાઓને ખવડાવો, ઈંડા ખવડાવો, you know. But that's the reason of fatty liver in children. जी। और एक प्रश्न आया है, वो ये है कि माइक्रोबियंस नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। Microbiome. हाँ, माइक्रोबायम्स नीडेड टू बी इंट्रोड्यूस्ड। Yeah, और तो सौથી પહેલા तीसरा हाँ, साथ में ही बता दो, एक्सप्लेन इन हिंदी बिकॉज टुडे टॉपिक इज गुड, so it's a compliment to you, so I specifically હા read it સારું. out. Yeah. આપણે આઈ થિંક બે ગુજરાતી ભેગા મળે ને તો પછી હિન્દી બોલવાનું બહુ મુશ્કેલ થઈ જાય છે, નહીં? તો तो सही। સારું. ओके, सो સૌથી પહેલો पहले सवाल था कि माइक्रोबायोम इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कभी होगा माइक्रोबायोम का? माँ जब भी, जैसे बच्चा पैदा हो रहा है, माँ अपना दूध पिलाएगी, ठीक है। लेकिन वो जो कंट्रोल है ना, कि माँ अपना दूध खुद अपने मतलब तुरंत ही पिलाएगी, वो कंट्रोल माँ के हाथ में नहीं है आजकल। वो कंट्रोल है डॉक्टर के हाथ में। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल के जो डॉक्टर्स है ना, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल में, वो क्या करे, जैसे वो बच्चा पैदा हो रहा है, ठीक है, उसको तुरंत ही माँ से अलग कर रहे हैं। ब्रेस्ट्रोल नहीं करा रहे, जो ब्रेस्ट्रोल कराना चाहिए, जो बच्चे को माँ के छाती पे रखना चाहिए तुरंत ही, वो नहीं रख रहे हैं, ठीक है। और तुरंत बोल रहे कि नहीं, माँ को दूध नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सिजेरियन है, सारे जो गलत गलत चीज है वो डॉक्टर्स करे। सॉरी, मैं डॉक्टर्स की ये कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास आईआईटी बॉम्बे में सारे डेटा आ रहे हैं, ठीक है, एचएमआईएस के डेटा आ रहे हैं। बहुत सारे गुजरात में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत ज्यादा है, लेकिन आपका जो अर्ली इनिशिएशन जो है, जो माँ का दूध मिलना चाहिए, वो सिर्फ 41% है। तो मतलब गुजरात में सबसे, इट्स नॉट अ गुड डेटा फ्रॉम गुजरात, ठीक है। तो मैं सब माताओं को बोलूंगी, सब फैमिली को बोलूंगी कि अगर आपको सही तरह का माइक्रोबायोम चाहिए बच्चों में,
लाइफ लॉन्ग माइक्रोबायोम बोलते हैं, ठीक है। वो पहला लस्सीकरण है, एक्चुअली लस्सीकरण बोलते हैं, क्योंकि सही तरह माँ का दूध जाएगा बच्चे के पेट में तो वो पूरा जैसे लस्सी काम करती है वैसे ही ये जो माइक्रोबायोम है लस्सी का काम करेंगे और बच्चों में जो फर्स्ट इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, वो बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले माँ का दूध दे। बीच बीच में कभी डॉक्टर बोले कि एंटीबायोटिक देना है, वो देना है, प्रेगनेंसी में डिलीवरी के टाइम एंटीबायोटिक, आपको पूछना है क्यों देना है, ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि फालतू में वो लोग एंटीबायोटिक दे देते, तो यू टू आस्क क्यों क्यों दे रहे हैं आप एंटीबायोटिक, क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर एंटीबायोटिक बच्चे को मिला तो वो बच्चे में गट माइक्रोबायोम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम है, आजकल बहुत सारी मदर्स है वो ब्रेस्ट पंप बाय करिए, ब्रेस्ट पंप, ठीक है। वो उनको दूध पिलाना आता नहीं है तो ब्रेस्ट पंप निकाल के वो बॉटल से दूध दे रही है, वो बच्चों में भी गट माइक्रोबायोम चेंज हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड है सिजेरियन सेक्शन। अभी आपको मालूम है डॉक्टर व्यास, आपने पढ़ा कि तेलंगाना में गवर्नमेंट हैव बिकम वेरी स्ट्रिक्ट, ओके, दे आर नॉट अलाउिंग रैम्पेंट सिजेरियन सेक्शन। तो मैं फैमिली को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो जितना हो सके सिजेरियन सेक्शन में मत जाओ, ठीक है। यस, अगर कोई वैलिड रीजन है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टर को उनको पूछना है कि क्यों सिजेरियन हो रहा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप यू गो टू 3 डॉक्टर्स, ठीक है। और हो सके तो अगर पब्लिक हॉस्पिटल में डिलीवरी करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहां के लोग इतना सिजेरियन नहीं करते जितने प्राइवेट में हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपने वजाइनल डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो बच्चे में गट माइक्रोबायोम अच्छा होगा, ठीक है। दिस ऑल कैसे बच्चे को हेल्दी बनाना है, तो पहले से ही आपको ये सब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन क्या 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 अगर करेंगे तो जो गट माइक्रोबायोम है वो उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध देना है, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को आदत है चलो थोड़ा फॉर्मूला दे दिया, गाय का दूध दे दिया, भैंस का दूध दे दिया, बकरी का दूध दिया, ऐसा ये पूरी गलत चीज है, गलत बात है, ठीक है। और हमारे आईआईटी बॉम्बे ने ये हेल्थ स्पोकन ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं, पूरी टेक्निक पे बनाए हुए कि कैसे क्रॉस क्रेडल होल्ड में कैसे दूध पिलाना है, कैसे लैचिंग करना है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डॉक्टर व्यास आपके पहले वी हैड ऑलरेडी टेकन ये सब सेशन। लेकिन और 6 महीने के बाद सिर्फ घर का खाना। ये जो आप अल्ट्रा प्रोसेस फूड दे रहे हैं ना, बिस्किट दे रहे हैं या बाहर का कुछ कचरा दे रहे हैं या लेज वेपर दे रहे हैं, ये सब सारा जो कचरा है इससे वो गट माइक्रोबायोम बहुत ही चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चों को क्या होगा, एलर्जी होगी, दमा की बीमारी होगी, बहुत सारे अलग अलग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होंगे, तो ये सब आप डेफिनेटली रोक सकते हैं, ठीक है। और ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड विल आल्सो इंक्रीज एनएफएलडी मतलब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो ये अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, आपको डेफिनेटली बच्चों को नहीं देना है, ठीक है। आइसक्रीम भी कम करना है, बहुत सारा चेंज करने की गुजरात में ये बहुत जरूरी है, ठीक है। और यानी आइसक्रीम कितना खाना चाहिए, बच्चे को कितना दिया जाए? या एक आध महीने में एक आध बार दिया तो ठीक है, यू नो या तो कभी बर्थडे पार्टी में थोड़ा खा लिए तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ये जो हर रोज जो आदत होती है ना कि चलो हर दूसरे दिन बच्चे को लेके गए आइसक्रीम खिलाने, वो गलत आदत है। या बहुत सारे मैं ये भी देखती हूँ कि दादा है या दादी है या नाना है नानी है, बच्चों को घर पे मतलब घर पे आएंगे तो कुछ बिस्किट लेके आएंगे या तो कोई चॉकलेट लेके आएंगे, उनको लगता है कि अरे मैं तो कितना बहुत प्यार आ रहा है, ये प्यार नहीं है, ठीक है। बच्चे को जो बीमारी होगी वो जो खाने से उसको प्यार नहीं बोलते। अगर लाने तो आप उसके लिए कुछ नट्स लेके आ सकते हैं, मदर उसका पाउडर बना के दे सकती है, ऐसा कुछ हेल्दी लाना है, लेकिन मिठाई नहीं लानी है। और बिस्किट्स और जो पड़ी के बोलते हैं ना हम लोग, ये नाश्ता के ये सब वो ऐसे पड़ी के नहीं लाने हैं, बच्चे को बुरी आदत नहीं डालनी है, ठीक है। तो और दूसरा सवाल था, मैं भूल गई दूसरा। दूसरा सवाल तो यही था कि हिंदी में आप बोलो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हाँ, हम नहीं समझ पाते, जो आपने कवर कर लिया। मुझे ठीक है। एक सवाल हो रहा था, मैं ये साथ में ही पूछ लेता हूँ आपको कि ड्राई फ्रूट्स कई लोग खास करके विंटर में बच्चों को खिलाना पसंद करते हैं, वैसे भी पसंद करते हैं, तो ड्राई हाँ। फ्रूट्स कौन से खिलाया जाए और कौन से नहीं खिलाए जाए? नहीं, वो बच्चों को मैं ऐसे नहीं, तो एक्चुअली सी हम लोग गुजरात में क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स मतलब सब, ड्राई फ्रूट्स मतलब
badam, pista, kaju, jaldaru, then dates, raisins, આપણે કહે ને દ્રાક્ષ, પેલી dry drugs. તો બધાને we call everything dry fruits. Okay. Now we have to understand fruits dry. એટલે desiccated fruits is different. Nuts, આપણે કહે ને nuts, દાણાઓ બધા એ અલગ છે. તો આપણે બેને અલગ કરીએ આપણે. ઠીક છે. કારણ કે આપણે જો પેલા ફ્રૂટ્સ છે જે ડ્રાય હોય ને, ફ્રૂટ્સ એટલે દ્રાક્ષને ડ્રાય કરી, કાં તો જલદારુ છે, એપ્રિકોટ્સને ડ્રાય કર્યા, આપણે જે ડેટ્સ કહીએ ને, આપણે શું કહેવાય ખજૂર, એને આપણે ડ્રાય કરી, એ અલગ છે. એમાં ખાલી ફ્રુક્ટોઝ છે. તમે એમ ના વિચારો કે એમાં આ પણ છે ને આમ પણ છે ને બધું. ફ્રુક્ટોઝ ઇઝ મોર ડેન્જરસ. ઠીક છે. એ તમારે બહુ આપવાની જરૂર નથી. કોઈક વાર અઠવાડિયામાં એકાદ વાર થોડું આપી દીધું, ઠીક વાત છે. નટ્સ છે, આપણે નટ્સની વાત કરીએ. નટ્સમાં શું આવે? કાજુ, બદામ, પિસ્તા, અખરોટ, રાઈટ. નટ્સ છે, એમાં પ્રોટીન છે, એમાં સારી ચરબી છે. ઠીક છે. એમાં ઘણા બધા મિનરલ્સ છે, વિટામિન ઈ છે, ઘણું બધું છે. ઠીક છે. તો તમે રોજ એને, નાનું બાળક હોય તો એને આખું ના આપતા, અટકી જશે ગળામાં. પણ તમે શું કરી શકો કે એને પાવડર બનાવીને એના ખાવામાં નાખી શકો, રાઈટ. થોડું મોટું બચ્ચું હોય 3-3.5 વર્ષનું, પછી તમે એને નટ્સ આપી શકો. પણ બસ જસ્ટ મેક શ્યોર કે જ્યારે રમતું હોય ત્યારે ના આપો. ના કે ઘણા બાળક શું હોય કે આમ દોડે અને પછી નટ્સ ખાય. जो ये अटकी जैसे तो इन्हें प्रॉब्लम थसे, चोकिंग होगा. ठीक है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नट्स डेफिनेटली देना है, लेकिन छोटे बच्चों को पाउडर के फॉर्म में दीजिए. पाउडर बनाइए उसका और बच्चों के खाने में डालिए. बहुत हेल्दी है वो. एक और प्रश्न आया है, व्हाट इज द रोल ऑफ HEPV वैक्सीन इन फैटी लिवर? Which vaccine? HEPV. HPV vaccine. Human papilloma vaccine. Human papilloma vaccine. No, human papilloma vaccine is not for fatty liver. Human papilloma vaccine is basically for cervical cancer. ठीक है. So I don't, I mean, it's not recommend for fatty liver. Main thing, there is one more reason for fatty liver is choline deficiency. एक पोषण तत्व है, उसको बोलते हैं हम लोग कोलिन. ठीक है. So choline deficiency can cause fatty liver. અને કોલિન આપણને શેમાં મળે? કોલિન આપણને મળે આપણા જે ફુલાવરનું શાક હોય ને, ફુલાવરના શાકમાં આપણને કોલિનની માત્રા बहुत है, कोलिन की मात्रा. दूसरा, अगर बच्चा नॉनवेज खा रहा है तो जो अंडा है, अंडे में जो अंडे का पीला भाग है उसमें कोलिन बहुत है. तो बच्चों को और अडल्ट को भी अगर वो लोग अंडा खा रहे हैं तो उनको बोलो कि पीला वाला भाग मत फेंके, क्योंकि उसमें कोलिन है. कोलिन डेफिशिएंसी कैन कॉज नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज. ठीक है. हाँ, अभी मुझे आपको थोड़ा डॉक्टर व्यास, आई वांट टू टेल यू कि अगर फैटी लिवर अगर है, जब आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे ना तो डॉक्टर बोलेगा फैटी लिवर है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है, अलग अलग ग्रेडिंग है. ठीक है. अगर अल्ट्रासाउंड नहीं कराना है तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं ना, तो उसमें जो ट्राइग्लिसराइड की मात्रा है, अगर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा HDL से ज्यादा है, ठीक है, तो उसका मतलब कि दैट पेशेंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग, मतलब उसको रिस्क है. ठीक है, फैटी लिवर होने का. तो आपको ट्राइग्लिसराइड की मात्रा बहुत कम रखनी है. जितना हो सके आप 80 से कम रखेंगे, 80 से कम, तो उसका मतलब लिवर में फैट अभी कम है. ठीक है. तो वो आपको ध्यान में रखना है. तीसरा क्या है कि अगर जैसे आपको पता चला कि आपका ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो रहा है, आपको 2-3 चीज करनी है. 2-3 चीज में क्या करना है? सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा आपको कम करनी है. सबसे पहले शक्कर बंद कीजिए. शक्कर वाला जो भी है, फ्रुक्टोज, तो फ्रूट्स बंद करने हैं. ठीक है. शक्कर बंद करना है, गुड़ बंद करना है और हनी बंद करना है, मध. ठीक है. बाद में जो आप वहां पे मिलते हैं ना मिलेट्स, जो भी मिलेट्स का बहुत अभियान चला हुआ है, राइट. तो राइस के बदले आपको खाना है कोदरी, सामो, हमारे गुजरात में मिलते हैं ना, बंटी मिलती है, भगर, महाराष्ट्र में भगर बोलते हैं उसको. तो वो जो मिलेट्स, जो नाना दान હોય ને આપડા, સબસ્ટિટ્યુટ ધેટ. ઓકે. પણ એને તમારે પલાળવા પડશે, 8 કલાક પલાળો અને પછી બાફો.
ठीक है। जे कठोल कठोल होते कठोल, उसकी मात्रा बढ़ानी है, कठोल की मात्रा बढ़ाओ, ठीक है। जो भी खाना खा रहे हो उसमें दही डालो, क्योंकि दही से अच्छा माइक्रोबायोम। कठोल की मात्रा बढ़ाने में वो यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, गलत है वो, गलत। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करो। जैसे आपने शक्कर कम की, आप यूरिक एसिड रिपीट करो 3 महीने में, यूरिक एसिड की मात्रा बिल्कुल 5 से नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो जो कम करना है वो कम कीजिए, जो नहीं कम करना है चिंता मत कीजिए आप। ठीक है, तो ये प्रोटीन का प्रॉब्लम नहीं है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड सबसे ज्यादा शुगर का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फ्रुक्टोज बंद करेंगे तो यूरिक एसिड कम हो जाएगा आपका। ठीक है, गारंटी। ओके, ऑलराइट। और दूसरा क्या है कि जो रोटी है, रोटी के बदले अगर आप बेसन का पुडला या मूंग की दाल का पुडला, कि वैसे जो दाल के पुडले हैं वो खाएंगे तो वो गेहूं भी आपके पेट में नहीं जाएगा, वो अनाज है, अनाज कम करिए आप। ठीक है, दूसरा क्या है, जवार का रोटी और बाजरे का रोटी थोड़ा ज्यादा है, इसमें भी शक्कर तो है ही। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि आपने बाजरे का रोटी खाया और जवार का रोटी है तो शक्कर नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा डेफिनेटली। ठीक है, लेकिन गेहूं से थोड़ा ज्यादा बेहतर है वो। ठीक है, दूसरा क्या करना है आपको कि दिन में सिर्फ 2 या 3 बार खाना है, हर 2-2 घंटे पे हमारा मुंह नहीं चबाना है। ठीक है, तो वो जरा ध्यान में रखना है। बीच में अगर कुछ भूख लगा के ऐसा कुछ हुआ तो आप नींबू का पानी पी सकते हैं, सेंधा नमक डाल के, लेकिन शक्कर नहीं डालना है। लेकिन आपको ये धीरे धीरे करके ये 2-2 घंटे का खाने का जो आदत है वो आपको रोकना है। ठीक है, और बदलना होगा। और दूसरा क्या है कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, फास्टिंग, जो जैन लोग जो फास्ट करते हैं ना, वो फास्टिंग होता है जो जैन लोग करते हैं। जो गुजराती वैष्णव लोग करते हैं ना, वो उसमें साबूदाना का खिचड़ी और ये खिचड़ी और वो खिचड़ी और वो फ्रूट और वो, दिस इज ऑल कार्बोहाइड्रेट, आप शुगर ही खा रहे हो। ठीक है, बफड़ा जो भी आता है उसमें तो। બધું જ રાઈટ. સો આઈ બિલીવ કે તમે ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ડુ फास्टिंग, यू डू वाटर फास्टिंग लाइक जैन्स. ठीक है, जैन क्या होते हैं कि सनसेट के पहले खा लेते हैं, राइट, और उसके बाद कुछ नहीं, वैसा फास्ट कीजिए। और हफ्ते में एक बार 24 घंटे का फास्ट होना ही चाहिए, वो भी નક્કર, આપણે કહીએ નક્કર ઉપવાસ. ઓકે, અને फास्टिंग करो तो તમે સાચે फास्टिंग करो, એવું ऐसे फास्टिंग कीजिए कि आप आपका मुंह ना, you know, so that kind of fasting will definitely help. Okay, और हफ्ते में एटलीस्ट वंस अ डे आपको, वंस अ वीक आपको फास्ट करना है 24 घंटे का. ओके, जितना ज्यादा दो फास्टिंग करेंगे उतना हाँ, लिवर में फैट दो चर्बी कम होगा. दो और क्वेश्चंस आए हैं। एक है कि प्रोटीन हाँ, या तुअर दाल, दो में से प्रोटीन सोयाबीन में से ज्यादा मिलता है या तुअर दाल से ज्यादा मिलता अरे है? ऑफ कोर्स सोयाबीन, ऑफ कोर्स सोयाबीन, सू ऑफ कोर्स सोयाबीन. सो बट हफ्ते में चलो 1 या 2 बार सोयाबीन खाया, ठीक है, सोयाबीन की वड़ी है, सोयाबीन का ये है, लेकिन ज्यादा सोयाबीन भी खाना अच्छा नहीं है, क्योंकि सोयाबीन है उसमें जो एक हार्मोन है, एस्ट्रोजन करके एक हार्मोन है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो ये जो सोयाबीन है वो उसका जो इफेक्ट है, एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, तो हम लोग को वो ज्यादा वो हार्मोन भी हम लोग को बढ़ा नहीं है, क्योंकि फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस है. ठीक है, तो 1-2 बार अगर आपने सोया की वड़ी बना के वड़ी का कोई सब्जी बनाया या तो सोया की दाल बनाए, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है, लेकिन यार पनीर सोया में बहुत ज्यादा, पनीर भी यही मात्रा में खाया जाता है। हाँ हाँ, पनीर इज ऑल्सो वेरी गुड. पनीर इज वेरी गुड. इनफैक्ट गुजरात में तो हमारे दूध दूध इतना मिलता है, तो आप दूध की मात्रा खाने में बढ़ाइए. ठीक है, जी हम लोग को चाय की आदत है ना, वो चाय निकाल दीजिए और उसके बदले दूध लीजिए, उसमें आप डालिए टर्मरिक, हल्दी बोलते हैं ना, हल्दी का दूध. तो हल्दी का दूध थोड़ा घी डाल के आप खाएंगे तो उससे भी आपका इट विल हेल्प यू. दूसरा मैं एक चीज मैं बताना भूल गई आपको, कि हम लोग को आदत होती है फ्राइड खाने की, फ्राइड, वो भी सोया ऑयल में बनाया हुआ, या तो कपासिया तेल, कहीं ना कपासिया तेल बोलते हैं ना, वो कॉटन सीड ऑयल. ठीक है, तो वो कपासिया, सोया और ये सूरजमुखी। सूरजमुखी, परफेक्ट, बरोबर. सो वो जो ऑयल है वो बहुत हानिकारक ऑयल्स है, बहुत हानिकारक है, और वो लिवर पे असर करेगा. ठीक है, वो आपके गट माइक्रोबायोम पे भी असर करेगा. तो आपको अभी वो सब कम करके, हमारा जो कच्ची दाने का हम लोग पहले खाते थे ना, शिंगदाने का तेल, या तो घी, सबसे बेहतर तो घी है, घी, या तो मक्खन,
तो इसमें बनाइए जितना हो सके, घी में वघार कीजिए दाल का, ठीक है, तेल में वघार मत कीजिए, ठीक है। और फ्राइड जो हम लोग को आदत हो ना, भजिया खाया, ये खाया, वो खाया, वो अभी कम क्या करना है हम लोग को, ठीक है। तो बिकॉज गुजराती वी हैव दिस हैबिट। गुजरातियों को गोटा और भजिया तो उनका staple No, है। no, and we have this habit, chakri khai, sev khaya, matlab, all that we'll have to, like, આપણે હવે જીવવાનું છે લાંબુ અને હેલ્ધી જીવવાનું છે, right? We have to live long and a healthy life, right? This arthritis and all problems are because of all this fried food. So जी, just भात खाने से कार्बोहाइड्रेट्स का जो प्रमाण है उस पर क्या असर होता भात खाने से कार्बोहाइड्रेट, oh, that the problem with भात, right? We some ભાત તો આપણે ખાતા જ હોય, ખીચડીમાં ભાત, રાઈટ, है? રાઈસ, બટાટા પૌવામાં રાઈસ, ठीक है। घनी बार वी हैव, हम लोग को आदत है बीच बीच में वो ममरा खाने की, ममरा, सेव ममरा, અને that is so addicting, okay, very dry મમરા, very high glycemic index food, ઠીક છે। અને આપણને આદત શું છે કે વી હેવ રાઈસ વિચ આર પોલિશ રાઈસ, વ્હાઈટ રાઈસ, જેટલા સારા વ્હાઈટ રાઈસ લાંબા એટલા આપણને આપણને આપણી છાતી ફૂલે કે અરે જો કેટલા સરસ લાંબા બાસમતી રાઈસ છે। those are the worst rice, ઠીક છે। તો તમારે રાઈસ ખાવા હોય તો તમે હેવ મોર ઓફ ટ્રેડિશનલ કાઇન્ડ રાઈસ, આપણે કહીએ ને કે પેલા બ્રાઉન રાઈસ કહીએ કે એવા બ્લેક રાઈસ પણ આવે છે, તો થોડા ખાવા હોય તો એ રાઈસ ચાલે, બટ આપણે જે વી લવ ધીસ એકદમ વ્હાઈટ રાઈસ, તો ઇટ ઇઝ ડેન્જર, ઇટ ઇઝ ડેન્જર, ઠીક છે। वो हम जम के खाते हैं। બિલકુલ। અને બીજું આપણને આદત છે કે જેવું આપણે રાઈસ ખાશું ને તરત જ આપણને ઊંઘ આવશે, તો બપોરના જે લોકો ઊંઘી જાય છે ને, દેટ ઇઝ ઓલ બીકોઝ ઓફ બ્રેન ફોગ। આપણે છે ને પેલા એકદમ, આપણે કે ને મેણો, શું કહીએ આપણે ગુજરાતીમાં, મેણો, ज्ञान મેણો, चढ़े, ज्ञान चढ़े। કરેક્ટ। સો દેટ ઇઝ બીકોઝ ઓફ રાઈસ, એન્ડ રાઈસ અને ઘઉં, ઠીક છે। તો એ આપણે હવે ઓછું કરવાનું છે, અને ફેટી લીવર ઓછું કરવાનું છે આપણે, आई थिंक काफी अच्छी और डिटेल में आपने पूरी चर्चा की। हम चाहेंगे कि आप जब तक इंडिया में हैं वीक में एक बार तो हम आपका लैब लें, और ये हम मान के चले कि हमारा अधिकार है आपको। तो एक बार तो आपको हमें टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे और इसी तरह हम इसको प्रेजेंट करेंगे। आई काफी थिंक आज काफी महीने में एक बार चलेगा। महीने में एक बार, क्योंकि आजकल मैं, बीच में रख दो 15 days once in a 15 ओके, I know you are very busy but still ये थोड़ा ओके, इससे काफी फायदा, क्योंकि हमारी काफी जो हैबिट्स हैं वो एक तो बाहर खाने की हैबिट्स है, फिर घर में भी हम स्वास्थ्य को हानिकारक चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, और स्वास्थ्य को हानिकारक नहीं है वो चीजें हमें अच्छी नहीं लगती। तो ये सब चीजें हैं, तो उसमें जैसे जैसे लोग समझते जाएंगे कुछ तो फायदा होगा। जैसे इन लोगों ने प्रश्न पूछा, उसका मतलब ये है कि इनको कंसर्न है, या, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था, अब मार्गदर्शन मिला तो इसमें से आगे बात चलेगी। और दर्शक मित्रों, मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप ये आपको लिंक फौरन ही मिल जाती है, ये जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ उसके 3 या 4 मिनट में आपको लिंक मिल जाती है। तो आप भी ऐसे जो उपयोगी डिस्कशंस है वो आपके दोस्त हैं, आपके सगे वाले हैं, जिनके लिए आपको चिंता है, उन लोगों को शेयर करिए और उनको बताइए कि ये आप जरा देखो, और ऐसे ये शेयर करके औरों में भी एक वैसे गुजरात बहुत धनी राज्य है ऐसा बाहर माना जाता है, मगर माल न्यूट्रिशन या बाकी के जो पैरामीटर्स है उसमें गुजरात कहीं दिखता नहीं। तो प्रयत्न हम करेंगे, करना चाहिए, प्रयत्न करेंगे तो जरूर कुछ तो परिणाम आएगा। तो रूपल बहन, शुक्रिया आपका, काफी अरसे के बाद आपसे भेंट हुई।
आज का डिस्कशन में काफी बेसिक रहा, जो किसी को भी समझ में आ सके, अनलाइक वेरी स्पेशलाइज्ड एंड heavily bombarded discussion. ये काफी बेसिक डिस्कशन रहा। दोनों चीजों के लिए आपको धन्यवाद, और आपका लाभ लेते रहेंगे हम। और दर्शक मित्रों, आप भी हमारे साथ जुड़े रहे, इसलिए आपका भी शुक्रिया, हमारी टीम का भी शुक्रिया। मिलेंगे कल एक नए विषय के साथ, नई पैनल के साथ। तब तक के लिए मैं आपका दोस्त डॉक्टर जयनारायण व्यास आपसे इजाजत चाहता हूँ। स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, Dr. Vyas. Yeah.